बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपना टॉपिक नंबर 44 पढ़ना है और आज हम लोग टॉपिक नंबर 44 में लेक्चर नंबर आज जो है ना हमारा वो हो रहा है 17। लेक्चर नंबर 17 में हम लोग टॉपिक नंबर 44, 45 और 46 पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोगों ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज का जो पूरा लेक्चर है ना 44, 45, 46 ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक सारे का सारा वीडियो को एंड तक देखना है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, आप लोगों ने शेयर भी जरूर करना है। हम लोग चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? जो मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी होती है ना, जो कि मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो करते हैं, सारा काम करते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करना, वो नए जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नए जीन्स बनाना मशीन्स के थ्रू। वैसे तो होता है ना कि सेल के अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है वो जीन्स बनती हैं, लेकिन ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में ये होता है कि वो जीन्स को जो है ना एक उनकी अपनी मशीनरी होती है जिसको विट्रो का नाम दिया जाता है। उस विट्रो के अंदर जो है ना वो जीन सीक्वेंसेस डाल के जीन्स बनाए जाते हैं, डीएनए बनाए जाते हैं और ये इसलिए करवाया जाता है ताकि ज़्यादा जल्दी से जो है ना वो सीक्वेंसेस ऑब्टेन की जा सके। मेडिसिन की फील्ड में इस्तेमाल होती है, एग्रीकल्चर की फील्ड में, एनिमल की प्रोडक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और जितनी भी अदर जितने भी ये इन एरिया से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन शुरू जो है ना वो करवाया जा चुका है। इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं मॉलिक्यूलर इन टेक्निक्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज़ इसलिए किया जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक और जो फंजल एजेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको फिर कैरेक्टराइज किया जाए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाए, उनको कैटेगरीज में फिट किया जाए। यानी कि नए किस्म के कोई वायरसेस, बैक्टीरियाज या पैरासाइट्स या कोई फंजाई एजेंट्स आ जाते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना, कैरेक्टराइज करना, उसके लिए भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज़ किया जाता है। ये टेक्निक सबसे पहले डेवलप की थी कैरी म्यूलस ने। ये आपके एमसीक्यूज में आता है, आप लोगों ने ये साइंटिस्ट का नेम याद रखना है। ये बहुत ही इसेंशियल टूल समझा जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये टूल आपको अलाउ करता है कि न्यूक्लिक एसिड्स की जो सीक्वेंसेस होती हैं ना, यानी कि डीएनए और आरएनए जो है, इन दोनों न्यूक्लिक एसिड्स की सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। ठीक है, जैसे एम्पलीफायर होता है ना, साउंड को बढ़ा देता है, ऊंचा कर देता है ना उसको। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, तेज कर देना। ठीक है, मैं बार बार ये वाले लफ्ज का मीनिंग नहीं बताऊंगी, ये बार बार आगे ये वर्ड जो है ना आपका यूज होगा। ठीक है, तो मैं एम्पलीफाई ही बोलूंगी आगे। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि वो सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई किया जाता है। कैसे एम्पलीफाई किया जाता है? विट्रो के अंदर रिपीटेटिव साइकिल्स कराई जाती हैं, बार बार साइकिल्स चलाई जाती हैं। विट्रो एक स्पेशल किस्म की, यूं समझने की एक मशीन होती है। ठीक है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है वाइवो और एक होता है विट्रो। वाइवो होता है कि नेचुरली सेल के अंदर अगर कोई सीक्वेंसेस हो रही होती हैं जैसे नेचुरल कुदरती तौर पे, वो वाइवो होता है। विट्रो होता है कि वैसे आर्टिफिशियल तरीके से मशीन्स के अंदर अगर सीक्वेंसेस करवाई जा रही हैं, एम्पलीफाई करवाई जा रही हैं, तो वो विट्रो होता है। ठीक है, ये विट्रो की जो मेथोडोलॉजी होती है, इस बिल्कुल ये सेम वही मेथड यूज किया जाता है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन का वाइवो के अंदर यूज होता है। यानी कि जो नेचुरल तरीका होता है ना, जो हमारे डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए यूज होता है हमारी बॉडीज के अंदर, सेल्स के अंदर, वही मेथोडोलॉजी यहाँ पे भी यूज की जाती है। जो एम्पलीफिकेशन होती है स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड्स की सीक्वेंसेस की, वो की जाती है। अब आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के डीएनए होते हैं, तो मिलियन ऑफ डीएनए की प्रेजेंस में किसी स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को एम्पलीफाई करना ये बहुत मुश्किल होता है। और इसको अचीव कैसे किया जाता है? एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। एंजाइम का मतलब होता है हर कोई एंजाइम का ये मतलब होता है कि एक कैटालिस्ट होता है जो कि किसी भी रिएक्शन को तेज करवा देता है। ठीक है, उसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि थर्मोस्टेबल होता है, यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से वो स्टेबल होता है। वो आप लोग यूज करके, वो वाला एंजाइम यूज करके तो स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई कराते हैं। साथ में कुछ स्पेसिफिक प्राइमर्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसमें एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज यूज हो रहा होता है, इसीलिए हम लोग इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स होते हैं कि डीएनए और आरएनए की शॉर्ट सीक्वेंसेस होती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। ये प्राइमर्स ही होते हैं जो कि डीएनए सिंथेसिस का काम, डीएनए को बनाने का काम जो है ना वो शुरू कराते हैं। जब भी विट्रो के अंदर डीएनए सिंथेसिस करानी हो तो प्राइमर्स ही होते हैं। प्राइमर्स होते हैं
यानी कि असल में जो एक डीएनए या कोई आरएनए ना, उसकी जो पूरी एक इनकोडिंग की जो सीक्वेंस होती है ना, उसका छोटा सा वो टुकड़ा काट लिया जाता है, जिसके अंदर हमें पता है ना कि डीएनए और आरएनए की सीक्वेंसेस में हर 4 बेसिस के बाद अगले 4 बेसिस फिर सेम होते हैं, फिर अगले 4 बेसिस सेम होंगे। तो प्राइमर्स होते हैं कि सिर्फ जो एक ऐसी जो है ना वो सीक्वेंस है जिसमें चीज़ें डिफरेंट, यानी कि सिर्फ 4 बेसिस वाला फॉर एग्जांपल यूज कि वो कट ऑफ करके ना तो वो यूज़ किया जाता है डीएनए की सिंथेसिस के लिए, कि क्योंकि एक सैंपल बताना होता है ना हमने अपनी इस उसको स्ट्रिंग को, कि हमने आपने जो है ना वो जो इस प्राइमर के अंदर सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस के हिसाब से ही डीएनए या आरएनए जो भी बनाना है वो फिर बनता है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के। अब वो स्टेप्स कौन से होते हैं? ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है और ये इस काबिल होता है कि एक सिंगल डीएनए से मिलियन कॉपीज बना लेता है कुछ छोटे से टाइम में। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि ये सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है मिलियंस ऑफ कॉपीज में छोटे से अरसे के अंदर। अब इसमें मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं। ये प्रोसेसेस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग के हिसाब से, आपके एमसीक्यूज के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है ना ये नेम याद रखना है कि सबसे पहले होता है इनिशियल डीनेचुरेशन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? डीनेचुरेशन के बाद आ जाती है एनियलिंग, एनियलिंग के बाद होती है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के बाद रिपीट, यानी कि ये जो साइकिल है ना, ये 1, 2 और 3 स्टेप को हम लोग साइकिल बोलते हैं। ये साइकिल रिपीट किया जाता है। उसके बाद रिपीटिशन के बाद फाइनल इलॉन्गेशन का प्रोसेस होता है। फाइनल इलॉन्गेशन के प्रोसेस के बाद फाइनल होल्ड टेम्परेचर का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम लोग ये चलते हैं सबसे पहले कि इनिशियल डीनेचुरेशन क्या होती है। जो रिएक्शन टेम्परेचर होता है ना, डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि जो डीएनए होता है ना उसकी डबल स्ट्रैंड्स होती हैं, ये आपको पता है ना। लेकिन डीनेचुरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें डबल स्ट्रैंड्स को तोड़ के सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि डबल स्ट्रैंड्स को सिंगल स्ट्रैंड में बना दिया जाता है। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वायरल जीनोम्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने पढ़ा था ना कि SSRNA, DSRNA, SSDNA और DSDNA वो क्या होते हैं? SSRNA का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, DSRNA का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड RNA, SSDNA का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और DSDNA का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें सबसे पहले रिएक्शन जो टेम्परेचर होता है ना उसको बढ़ा दिया जाता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर रिएक्शन को इंक्यूबेट किया जाता है 2 to 5 मिनट्स तक। इंक्यूबेट का मतलब आपको पता है कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिल्कुल चीज को पैकअप करके, कि बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उस चीज के ऊपर रिएक्शन ना कर सके। 2 to 5 मिनट तक 95 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे जो है वो रिएक्शन करवाया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि 10 मिनट तक भी रिएक्शन करवाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि एंजाइम आप लोग किस किस्म का यूज कर रहे हैं और जो टेम्पलेट आपने यूज किया है डीएनए का उसमें कम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा कम्प्लेक्सिटी होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा उस डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। इस सारे रिएक्शन को में जो है ना आप लोग ये इस बात को आप लोग इंश्योर करवाते हैं कि जितने भी कम्प्लेक्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थे वो सेपरेट होकर सिंगल स्ट्रैंड में जो है ना वो सेपरेट हो जाएं। क्यों? क्योंकि आपने वही सिंगल स्ट्रैंड्स फिर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करने होते हैं। ठीक है, ये इनिशियल डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे क्या होती है कि साइक्लिंग होती है। साइक्लिंग में सबसे पहले ये डीनेचुरेशन यानी कि ये वही प्रोसेस होता है जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। इसमें रिएक्शन टेम्परेचर को 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है और ये जो है ना 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो डीएनए की बेसिस के अंदर जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना वो पिघल के टूट जाते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, तो जितने भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। डीनेचुरेशन के बाद आगे अनेलिंग का प्रोसेस होता है। अनेलिंग एक शॉर्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स, इसमें ये होता है कि जो छोटे बिल्कुल शॉर्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको हम लोग प्राइमर्स बोलते हैं, वो टारगेट डीएनए के कुछ रीजन्स के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर को कम किया जाता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम। ठीक है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है ना प्राइमर्स का वो 45 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वैसे वहां पे जाके प्राइमर्स जो है ना उस टेम्परेचर पे पिघलते हैं, तो इसलिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा जाता है ताकि जो
प्राइमर की जो बाइंडिंग है ना वो टेम्पलेट के साथ अच्छी हो सके, ठीक है। यानी कि जो टेम्पलेट आप यूज कर रहे हैं, जिसको आपने डीएनए जिस टेम्पलेट से बनाना है उसके साथ प्राइमर अच्छे तरीके से बाइंड हो सके, ये इस चीज को प्रमोट करने के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आप लोग यूज करते हैं। ये एनियलिंग का प्रोसेस होता है कि जिसमें आप लोग प्राइमर्स, अच्छा यहाँ पे एक एक स्टेप में जितने भी टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं ये टेम्परेचर्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। आपके एमसीक्यूज में पूछना है कि किस फलां स्टेप में कितना टेम्परेचर यूज किया गया था, ठीक है। एनेलिंग का प्रोसेस हो गया। उसके बाद आगे जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है एक्सटेंशन का। इसमें टेम्परेचर को दोबारा बढ़ा के 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। 72 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऑप्टिमम, एक बेहतरीन टेम्परेचर होता है डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी के लिए, कि जिसमें वो जितने भी प्राइमर्स होते हैं ना, हाइब्रिडाइज प्राइमर्स, वो एक्सटेंड होते हैं और वो टेम्पलेट को डीएनए की स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ना वो एक्सटेंड होता है 3 टाइम हर प्राइमर की एंड पे, और वो जो टेम्पलेट की जो स्ट्रैंड होती है ना उसके साथ एक्सटेंड होता चला जा रहा होता है, उस पूरी एक टेम्पलेट की स्ट्रैंड को डीएनए में कन्वर्ट करता चला जा रहा होता है, ठीक है। अब ये जो 3 प्रोसेस होते हैं ना ये दोबारा 1 से 3 दफा दोबारा रिपीट होते हैं। ये वाला साइकिल रिपीट किया जाता है कैसे, सॉरी, स्टेप 1 2 3 को रिपीट किया जाता है 25 से 35 दफा, 25 to 35 टाइम्स इसको रिपीट किया जाता है। क्यों रिपीट किया जाता है? ताकि जो टारगेट डीएनए आपको चाहिए उसकी एग्जैक्ट कॉपीज को आप लोग प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। ये वाला सारा स्टेप हो जाता है। उसके बाद फाइनल इलॉन्गेशन का प्रोसेस होता है। ये एक सिंगल स्टेप होता है जिसको आप लोग 70 से 74 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे परफॉर्म करते हैं 5 to 15 मिनट्स के लिए। जब आखिरी साइकिल जब कंप्लीट हो जाए, यानी कि आप लोग 25 to 35 दफा आप लोग साइकिल्स रिपीट करते हैं ना, जब फॉर एग्जाम्पल 35 दफा भी आपने की थी ना, तो जो 35th वाली जो साइकिल थी उसके बाद ये वाला फाइनल इलॉन्गेशन का प्रोसेस किया जाता है। और ये इसीलिए किया जाता है कि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अगर कोई सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रह भी गया, यानी कि ये है ना कि हम लोग क्यों करवा रहे थे ये सब कुछ, कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने दोबारा से डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करवाना था, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर कोई रह गया है तो फिर वो भी जो है ना सही तरीके से एक्सटेंड हो सके। फिर उसके बाद फाइनल होल्ड टेम्परेचर होता है। इस स्टेप पे क्या होता है कि 4 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रखा जाता है, और ये इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती कि इस लिमिट के लिए रखना है। और ये इसीलिए करते हैं कि जो रिएक्शन आपने करवाया था उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाए, ठीक है। ये वाला जो पूरा एक प्रोसेस है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन, this is very important for your MCQs, even that this is important for your short questions, कि वो इसमें से कोई एक टॉपिक दे सकते हैं आपको और वो कहते हैं कि इसको आप लोग कोई एक फॉर एग्जांपल डीनेचुरेशन और एनीलिंग पे आप लोग नोट लिखेंगे, इस तरह से कुछ भी वो कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको अच्छे तरीके से करना है। आगे हम लोग टॉपिक नंबर 46 पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 46 में हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की टाइप्स को पढ़ेंगे। ये टाइप्स भी आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के हिसाब से, शॉर्ट के हिसाब से, इवन दैट इसमें आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन सी एग्जाम्पल के अंदर कौन सी चीज होती है, ठीक है, और कौन सी टाइप के अंदर कौन सी चीज होती है, ताकि एमसीक्यूज आए। एमसीक्यूज में आपसे वो कंसेप्ट पूछेंगे कि ये फलां जो एक स्टेप होता है ना ये कौन से वाली पीसीआर की टाइप में होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसमें जो सबसे पहली पीसीआर होती है ना वो होती है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। मल्टीप्लेक्स पीसीआर क्या होती है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को थोड़ा अडेप्ट कर दिया गया, थोड़ा चेंज करके मल्टीप्लेक्स पीसीआर बनाया जाता है। और इसका फायदा ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म की सीक्वेंसेस को एट अ टाइम एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है। ये टेक्निक यूज की जाती है कि एक सेम सैंपल के अंदर डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए मल्टीप्लेक्स पीसीआर डिटेक्ट करती है कि किसी एक सैंपल के अंदर कैसे मुख्तलिफ किस्म के पैथोजेंस पाए जाते हैं जो कि डिजीजेस को कॉज करते हैं। इसके अलावा ये यूज की जाती है कि मुख्तलिफ किस्म के स्पेसिफिक जीन्स के अंदर या बाहर जो भी एक्सोनिक और इंट्रोनिक सीक्वेंसेस होती हैं। एक्सोनिक का मतलब होता है जीन, स्पेसिफिक जीन से बाहर जो सीक्वेंसेस हैं। इंट्रोनिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि स्पेसिफिक जीन से के अंदर जो भी सीक्वेंसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और जीन की डोजेज को डिटरमिन करने के लिए कि कितनी जीन यूज करनी है, ठीक है। ये सारी चीजों के लिए जो है ना मल्टीप्लेक्स पीसीआर यूज किया जाता है। उसके बाद अगला जो पीसीआर का एक टाइप है वो है नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड पीसीआर में सेंसिटिविटी बहुत बढ़ा दी जाती है क्योंकि छोटे से अमाउंट जो टारगेट होता है ना जो आप लोग यूज करते हैं उसमें आप लोग 2 सेट यूज करते हैं प्राइमर्स के, यानी कि आप लोग एम्पलीफिकेशन का जो हमने पूरा ऊपर प्रोसेस पढ़ा था ना वो प्रोसेस 2 दफा कराए जाते हैं, 2 सेट यूज किए जाते हैं प्राइमर्स के। इसको हम लोग डबल प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन भी कहते हैं। इसमें जो पहला सेट होता है ना प्राइमर्स का वो पहली एम्पलीफिकेशन करता है,
पहली एम्पलीफिकेशन करने के बाद जो पीसीआर का जो प्रोडक्ट बन जाता है उसको फिर सेकंड पीसीआर के लिए यूज किया जाता है और उसके लिए फिर सेकंड सेट ऑफ प्राइमर्स यूज किए जाते हैं। ये जो प्राइमर्स जो सेकंड पीसीआर में यूज किए जाते हैं ना, ये स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जो पहली पीसीआर का जो प्रोडक्ट था ना उसके अंदर इंटरनल जो एम्पलीफाइड सीक्वेंस होती है, जैसी वो सीक्वेंस होगी उसी तरह का स्पेसिफिक सेकंड पीसीआर यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिसिटी जो होती है ना, पहले पीसीआर के प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिसिटी है पहले उसको वेरीफाई किया जाता है कि वो स्पेसिफिसिटी दूसरे पीसीआर के दूसरे प्राइमर के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर मैच कर रही है तो फिर उसके ऊपर सेकंड एम्पलीफिकेशन कराई जाती है। लेकिन इस एक टेक्निक का ये डिसएडवांटेज होता है कि इसमें कॉन्टेमिनेशन की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि मिलावट की बहुत ज़्यादा एक खतरा होता है, क्योंकि जब पहला एम्पलीफाइड प्रोडक्ट हो रहा होता है ना तो वो चांसेस होते हैं कि पहला एम्पलीफाइड प्रोडक्ट वहां से फ्लो करके उस सेकंड एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस की ट्यूब में ना चला जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये मिलावट का जो है ना वो खदशा यहाँ पे होता है। तीसरी जो टाइप होती है ना पीसीआर की, वो होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। ट्रांसक्रिप्टेज का आप लोगों को पता है कि वो प्रोसेस होता है जिसमें मैसेंजर आरएनए बनता है। आप लोगों को ये पता है ना, ये जो पीसीआर होता है ना ये यूज किया जाता है आरएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने के लिए। स्पेशली जो मैसेंजर आरएनए होता है, कैसे किया जाता है कि इसमें सबसे पहले cDNA बनाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू। ठीक है, और cDNA को फिर एम्पलीफाई किया जाता है पीसीआर को यूज करके। ये जो पीसीआर की टाइप होती है ये बहुत यूजफुल होती है उन डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए जहां पे आरएनए वायरसेस अटैक करते हैं, या जितनी भी एंटी माइक्रोबियल थेरापी होती है ना, यानी कि माइक्रोब्स के खिलाफ जितनी भी थेरापीज की जाती है उनको इवेलुएट करने के लिए भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि RT-PCR यूज की जाती है। इसको यूज किया जाता है कि अगर आपने ये देखना हो ना कि विट्रो के अंदर जीन कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस स्टडी के लिए जीन की एक्सप्रेशन को विट्रो के अंदर स्टडी करने के लिए भी आप लोग ये वाली टेक्निक यूज करते हैं। क्योंकि आरएनए जो सीक्वेंस होती है ना, यानी कि क्योंकि cDNA जो आप लोग यूज कर रहे होते हैं ना वो बिल्कुल ओरिजिनल आरएनए सीक्वेंस उसके अंदर होती है, जैसे वाइवो के अंदर होती है ना, बिल्कुल वही सीक्वेंस ही इधर जो है वो पाई जाती है, वही ओरिजिनल आरएनए सीक्वेंस यहाँ पे भी पाई जाती है। इसलिए आप लोग विट्रो के अंदर भी जीन के एक्सप्रेशन को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि देखिए इस जो टेक्निक है ना, इसमें आपको डील करना पड़ता है मैसेंजर आरएनए के साथ। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का सैंपल आपको चूज करना पड़ता है। मैसेंजर आरएनए के सैंपल को हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एक तो ये है कि उसकी कंसंट्रेशन और बिल्कुल लो लेवल होता है, कंसंट्रेशन मिकदार कम होती है, लेवल उसका कम होता है। दूसरी कि वो स्टेबल बहुत कम होता है। रूम टेम्परेचर पे मैसेंजर आरएनए स्टेबल नहीं रह सकता। एक तो ये है कि राइबो न्यूक्लियेसिस की एक्शन की वजह से खराब हो सकता है, या वो मैसेंजर आरएनए जो है ना वो स्पेसिफिक पीएच एनवायरनमेंट में ही रह सकता है। जब पीएच चेंज होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है ना वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पीएच का तो आप लोगों को पता ही है ना, आप लोग सारे बायो केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ के आए हैं। आगे हम लोग आगे चलते हैं। एक और जो टाइप होती है इसकी, वो होती है सेमी क्वांटिटेटिव पीसीआर। ये जो टाइप होती है ना पीसीआर की, ये आप लोग यूज करते हैं कि सैंपल के अंदर आप न्यूक्लिक एसिड्स की कितनी रिलेटिव अमाउंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए आप लोग ये वाली पीसीआर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो cDNA आप लोग ऑब्टेन करते हैं RT-PCR के थ्रू, जब आप लोग आरएनए सैंपल यूज करते हैं तो cDNA ही आप लोग ऑब्टेन करते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं कि जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, इंटरनल जितने भी सीक्वेंसेस होती हैं, उसको आप लोग यूज करते हैं एज अ मार्कर। ठीक है, ये मार्कर्स कॉमनली जो आप लोग यूज करते हैं वो होते हैं ApoA1 और B एक्टिन। ठीक है, ये इसके अंदर पाए जाते हैं cDNA के अंदर। एम्पलीफिकेशन का जो प्रोडक्ट होता है आप लोग उसको सेपरेट कर देते हैं इलेक्ट्रोफेरोसिस के थ्रू। उसके बाद आप लोग एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करते हैं। एथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग करने के बाद एरागोस जेल बनती है जिसका आप लोग फोटोग्राफ लेते हैं। फिर आप लोग ऑप्टिकल डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं डेंसिटोमीटर के थ्रू। ठीक है, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि नॉन स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। ठीक है, अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, यानी कि जो एम्पलीफिकेशन आप लोग कर रहे हैं वो नॉन स्पेसिफिक हो सकती है। अगर आप लोग स्पेसिफिसिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही हाई स्पेसिफिक प्रॉब्स यूज करने पड़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है,
ये आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ना रट्टा मारना पड़ेगा सेमी क्वांटिटेटिव पीसीआर में। बाकी इतने ज्यादा कोई मुश्किल नहीं थे, बहुत ज्यादा इजी थे। ओवरऑल आज का जो लेक्चर था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसमें से एक लाइन नहीं छोड़नी, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे शेयर भी जरूर कर दीजिए। मिड टर्म के हवाले से ये आपकी आज लेक्चर नंबर 17 था। आगे आप लोगों का लेक्चर नंबर 18 जो है वो उसमें टॉपिक नंबर 47 और 48 हम लोग कवर करेंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे मिड टर्म के इस दफा इतने ही लेक्चर्स होंगे, 48 टॉपिक तक ही होंगे जो कि आप लोगों के लेक्चर नंबर 18 में कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ज्यादा हुए तो भी कोई मसला नहीं है, आपको अवेलेबल होंगे लेक्चर्स तो आप लोग वो आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादातर इतने ही टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।